नहीं मिला। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह की एक मामूल भी रहती है जहां पिछले कुछ अर्सा से दरअंदाजी की कोशिशें काफी नाकाम हुई और उसके बाद फौज पूरी तरह इन लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट है। उसको देखते हुए फौज की तरफ से पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी तरह सुबह मुश्तबा नकल व हरकत देखने के बाद फौज की तरफ से फायरिंग की गई और जहां तक रहा सर्च ऑपरेशन का सिलसिला, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब अलर्ट जारी किया गया उसके बाद मामूल के मुताबिक सर्च ऑपरेशन हर रोज भी देखने को मिलते हैं। और जिस तरह ये सर्च ऑपरेशन के दौरान या कल जिस तरह बताया गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का सिलसिला देखने को मिला, ये एक मामूल सा बन चुका है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि फौज पूरी तरह अलर्ट है। हम इसमें ये भी पूरी तरह नहीं कह सकते कि जरूर मिलिटेंट ही हो या कोई और चीज भी या जंगली जानवर भी, इसके हम ये समझ सकते हैं फौज पूरी तरह अलर्ट है। जब भी कोई मुश्तबा मूवमेंट देखने को मिलती है उस पर फौरी कार्रवाई की जाती है। ताल अभी तक इसमें उसके बाद किसी मुश्तबा शख्स की या किसी के मारे या जख्मी होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। हम आपको बताते चले कि सरहदी जिला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक मुश्तबा नक्ल हरकत फौज की जानिब से देखी गई है, जिसके बाद ही फौज ने गोली चलाई है, कुछ राउंड फायर किए हैं और सर्च ऑपरेशन भी आज सुबह ही चलाया जा रहा है, जो कि ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि अभी भी इलाके के अंदर जारी है। बढ़ते आगे बात जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी की करते हैं। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि उनकी पार्टी को अपने नजरियाती वादों पर कायम रहना पड़ेगा, वरना वो अवाम को धोखा देती नजर आएगी। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को बरसर इक़्तिदार आए चंद माह हुए हैं और अभी भी वक्त बाकी है कि वो वादे के राह पर गामज़न रहे। इन बातों का इज़हार उन्होंने JNU में एक प्रोग्राम के दौरान किया है। इसके बाद जब मैं हाउस अरेस्ट था और हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है वो जेलों में भी बंद थे और कम्युनिकेशन जब खुली, मैंने तब जो बात करना शुरू किया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब हम सब रिहा होंगे और कम्युनिकेशन खुलेगी, एक तहरीक शुरू हो जाएगी जिसकी क़यादत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। और तहरीक अपने राइट्स के लिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए होगी, अपनी डिग्निटी के लिए होगी। मगर वक्त गुजरता गया, महीने गुजरते गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मेरी डिफरेंसेस आज से नहीं है, मेरी डिफरेंसेस उस दिन से है। मैंने तब भी यही कहा, आज भी कह रहा हूं कि वी मिस नॉट द अपॉर्चुनिटी, वी मिस द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मूवमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को रेस्पॉन्स में 5 अगस्त के रेस्पॉन्स में एक मूवमेंट चलानी चाहिए थी अपने हुकूक के वापसी के लिए। मैं इंडिविजुअली कोशिश करता आया और वही मेरी डिफरेंसेस थी। फिर असेंबली इलेक्शंस आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसको बनाएंगे, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सभी ये जो जुड़ रहे हैं 90 कैंडिडेट्स, ये इस अपॉर्चुनिटी को सीट पे बैठने के लिए एक इलेक्शन नहीं देखेंगे। दे विल सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अ मोमेंटम। तो वो अपॉर्चुनिटी भी हमने खो दी। उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी, मैंने यही कहा था कि आज भी कह रहा हूं, दिस गवर्नमेंट इज फॉर रेजिस्टेंस। ये आम गवर्नमेंट नहीं है, आम हालात में बनाई हुई गवर्नमेंट नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज थी मूवमेंट बनाने के लिए, बट वी मिस दैट। आई एम सॉरी फॉर दैट। इंडिविजुअली मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस डिड मिस द अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल टाइम्स टू टर्न द सिचुएशन आफ्टर ऑल द सेंटिमेंट आफ्टर 2019 इनटू मूवमेंट। पॉसिबल मैं नहीं हूं, मगर वो बिहेवियर अगर इस हद तक पहुंचे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उठ के कल को अलायंस करे बीजेपी के साथ, तब मैं नहीं कहूंगा कि मेरी डिफरेंसेस है। मैं लड़ाई लूंगा उनके साथ, मैं मुकाबले में निकलूंगा उनके साथ। तब मुझे कोई भी हद पार करनी पड़े मैं पार करूंगा, बट दैट्स ऑन दैट एक्सट्रीम। वो एक्सट्रीम अभी तक हुआ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ अलायंस किया नहीं। हाँ, उनके तरीके हैं, हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ने के तरीके अलग हैं और उसके साथ मेरे डिफरेंसेस है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा, चाहे अकेला हूँ चाहे पूरी कौम में। इधर मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा है कि भाजपा ने थिएटर तैयार किया हुआ है जिसको दिखा के वो एक खास तबके को खुश कराते हैं। बीजेपी हैज क्रिएटेड अ थिएटर, जिस थिएटर को दिखा के वो एक खास तबके को खुश कराते हैं और वो तालियां बजाते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलना होता है। उस सेटिस्फेक्शन के बदले में बीजेपी को
वोट मिलता है। वो ऑडियंस क्या है? वो हार्डकोर हिंदुत्व ऑडियंस है, हार्डकोर हिंदू ऑडियंस नहीं, हिंदुत्व हार्डकोर राइट विंग ऑडियंस। उनके लिए थिएटर क्या बनाया गया है? थिएटर बनाया गया है मुसलमानों की हालत, और मुसलमानों की हालत बनाते बनाते बीजेपी के हाथ में डंडा। उस थिएटर में सबसे बड़ा सीन जो है, सबसे ज्यादा बिकने वाला सीन जो है कि मुसलमानों को हम कैसे डंडा मार रहे हैं, सबसे बड़ा सीन जो है वो कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर इज द ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन इन एंटायर इंडिया which at the same time is Muslim and has a state, is Muslim and has a state। मुसलमान भी है, पावर भी है। इस मुल्क में दूसरी कहीं किसी भी जगह पे आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में, मुसलमान भी है और मुसलमान के हाथ में पावर भी है। अब इसी मुसलमान से ये पावर छीना भी जाए और इसको घुटनों पे लाया जाए, इससे बड़ा थिएटर क्या होगा आपके लिए? तो इससे ज्यादा चीज क्या बिकने वाली है आपके लिए? तो जम्मू कश्मीर में 370 हटाना वो थिएटर की मजबूरी थी, जिस थिएटर को के जरिए ये उस हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व, राइट विंग एलिमेंट को ये वो फीड करते, जिससे वो खुश होते और जिसके जरिए से वो वोट देते। यहाँ पे इस वक्त रामबन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक नौजवान पुलिस हिरासत में उनकी मौत हुई है, जिसके बाद लवाकी ने इंसाफ की अपील की है। ताम पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी मौत पुलिस हिरासत में नहीं हुई है, बल्कि बीमार होने के बाद एक तिबी मरकज जब उसे ले जाया गया वहां पर उनकी मौत हुई है। 27 साल आदिल मलिक, जिसे पुलिस ने चोरी के मुकदमे में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, रामबन में जेरी हिरासत बीमार पड़ने के बाद उसे एक तिबी मरकज लाया गया, जहां उनकी मौत हुई है। आबिद मलिक, जिसे पुलिस की जानिब से चोरी के एक मामले में मुबैना तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद ही जब वो पुलिस हिरासत में बीमार हुआ है, जो कि पुलिस का कहना है, तो उसे फिर नज़दीकी तिबी मरकज लाया गया है, जहां पर उनकी मौत हुई है। और उसके साथ साथ ही मौत वाक़या होने के बाद लवाकीन अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि उनके नौजवान की जो मौत है वो पुलिस हिरासत में हुई है, पुलिस हिरासत के दौरान उनकी मौत हुई है, जिसके बाद ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन है बसीरुल हक चौधरी, उन्होंने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। आपको बताते चले मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है और 7 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश होने के हवाले से कहा गया है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन है बसीरुल हक चौधरी, उन्होंने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जो कि उस नौजवान की मौत हुई है, और उसके साथ साथ ही 1 हफ्ते का वक्त दिया है। जो ये इंक्वायरी रिपोर्ट होगी वो उसके साथ साथ ही वो पेश करने के हवाले से कहा गया है। ताहम उस नौजवान की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए पहले उसे तिबी मरकज लाया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम और दीगर जो तिबी और कानूनी लवाजमात है वो मुकम्मल होने के बाद उसकी लाश को घर वालों यानी कि लवाकीन के हवाले किया जाएगा। डीएम की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामसू रिजवान असगर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। जो कि आबिद की मौत हुई है उस सिलसिले में उसे इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, और साथ ही साथ ये कहा गया है कि 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है ताकि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, और अगर कोई मुलविस पाया गया तो उन्हें कानून के मुताबिक उन्हें सजा भी दी जाएगी। तफसीलात के लिए सीधा अपनी नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास चलते हैं। नदीम, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? जिस तरह से खबर आ रही है कि एक नौजवान की मौत हुई है, जहां पर पुलिस हिरासत में पहले उसे लिया गया है। पुलिस का मानना है कि हिरासत में वो बीमार हुआ और बीमार होने के बाद ही उसे फिर अस्पताल ले जाया गया तिबी मरकज, जिसके बाद ही उनकी मौत हुई है। लेकिन लवाकीन का इल्ज़ाम है कि उनकी मौत पुलिस हिरासत में हुई है।
जी बिल्कुल गौर, देखिए इस वक्त हम रामबन के अंदर हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल रामबन के अहाते में इस वक्त हूँ। कल शाम बटोद से खबर आई कि आबिद मलिक सना असलम मलिक जो थोपाल बटोद के रहने वाले हैं, एक केस में जो है मुलविस होने में उन्हें जो है पुलिस वहाँ का थाना है किया था, गिरफ्तार किया, लेकिन अरेस्ट होने के दौरान पुलिस का है कि कोई तिब्बी दिक्कत आ गई जिस वजह से उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर जो है उनकी डेथ हो गई। हालांकि अगर हम इस पर देखें दो पार्ट्स अलग अलग हैं। एक तो ये कि बताया जा रहा है कि इस शख्स को जो है बेल मिल गई थी और उसके बाद अस्पताल भर्ती करवाया गया था, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम इसके लवाहकीन की बात करें तो उनका कहना है कि नहीं जनाब, पूरी तरह से तहकीकात की जाए, कहां पर दिक्कत है और कहां से ये तमाम चीजें पेश आई है, उनको फैक्ट जो है तलाश करने की कोशिश की जाए। हालांकि कल रात ही डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल रामबन लाया गया था क्योंकि कुछ लोगों ने ऐतराज जाहिर किया कि बटोद के अंदर जो है जो लास्ट के जो हमारे मेडिकल जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल रामबन में की जाए, डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया। और इस वक्त हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरफ हम देखेंगे जो स्पेशल इंक्वायरी जो इसमें इनिशिएट की गई है, जिसमें एसडीएम रामसू को जो है इंक्वायरी हेड बनाया गया है और एक हफ्ते के अंदर जो रिपोर्ट, जो तफसीली रिपोर्ट है दर्ज करने की बात कही गई है। हालांकि इन तमाम चीजों पर एक देख रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से कई चीजें बताई जा रही है, तमाम चीजें अभी तक मशकूक है। जहां एक तरफ हम कहें कि पुलिस की जानिब से बताया गया है कि पुलिस कस्टडी से बाहर डेथ हुई है, फैमिली का इल्जाम दूसरी तरफ है। अब हॉस्पिटल के अंदर ही चोरी का जो है इल्जाम इन पर आयद किया गया था, तो इसको लेकर लोगों ने भी ऐतराज किया कि नहीं, जो पोस्टमार्टम है वो रामबन के अंदर होना चाहिए। तमाम चीजें मशकूक है अभी तक और इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है और 7 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही गई है ताकि ये तमाम चीजें पता चल पाए कि डेथ कस्टडी के अंदर हुई है, कस्टडी के बाहर हुई है, क्या मारपीट से डेथ हुई है या फिर कोई दूसरी वजह रही है इसकी डेथ की। क्योंकि काज ऑफ डेथ जब पता चलेगा तो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि मज़कूरा शख्स आबिद मलिक की डेथ कैसे हुई है, रीजन ऑफ द डेथ क्या रहा है, काज ऑफ द डेथ क्या रहा है, ये तमाम चीजें इंक्वायरी इनिशिएट तो की गई है। लेकिन जब 7 दिन के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी तो फिर जाके तमाम चीजें क्लियर होंगी। हालांकि अभी की अगर हम बात करें पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स की जो टीम, जो एक बोर्ड बनाया गया है, उन्हें लगभग वो मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरे कर रहे हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन के अंदर और इसके बाद जो है आखिरी रसूमात के लिए डेड बॉडी को लवाहकीन के हवाले किया जाएगा। लेकिन तमाम लोगों की निगाह उस चीज पर है कि कब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और कब ये क्लियर हो जाएगा कि इस शख्स की डेथ हुई कैसे है, क्या पुलिस कस्टडी में हुई है या कहीं न कहीं बीमारी की हालत थी। तमाम चीजें अभी मशकूक है और जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो ये तमाम चीजें क्लियर होंगी। जी गौहर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल, रामबन से तफसीलात फराहम कर रहे थे जहां पर एक नौजवान की मौत हुई है, जहां जो लवाकीन है उनका मानना है कि पुलिस हिरासत में उनके उस नौजवान की मौत हुई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि उन्हें जमानत मिली थी और जमानत मिलने के बाद ही वो बीमार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हुई है। लेकिन लवाकीन जो उनके नौजवान जिसकी मौत हुई है, उनके अफराद खाना जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी लवाकीन है, वो कुछ कह रहे हैं, पहले वो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो दक्षिण काम पे ये शनिवार का इन्होंने पकड़ा हुआ था, पुलिस कस्टडी में था, तो कल इसकी बोलते बेल हुई मगर उसके बाद इसकी आधे घंटे के बाद डेथ हो गई। अब इंसाफ चाहते हैं जनाब। तो डेथ हुई कहाँ है? ये पुलिस की कस्टडी में ही था सर। हमें इन्होंने फ़ोन किया, नहीं डॉक्टरों ने कोई आगे पीछे शिफ्ट की है इसको। तो अब ये एक इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं। कल मैं घर पहुँचा था सर शाम को। तो डेड बॉडी यहाँ लाई गई है, अब पोस्टमार्टम के लिए क्या बताया जा रहा है आपको? ये इंसाफ मिलना चाहिए हमें, पोस्टमार्टम में जो है उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। तो पुलिस की तरफ से क्या, आपने पुलिस से बात की, पुलिस की तरफ से क्या? उसके साथ हमारी कोई बात नहीं बनी है सर। शाम को अब ये डेड बॉडी इधर लाई, उसके बाद अफरा दफरी में थे सारे। पुलिस के साथ हमारा कोई उधर बात शायद कुछ नहीं हुई। क्या नाम था इसका? आबिद मलिक। जनाब इंसाफ मिलना चाहिए हमें। बाकी ये अगर पुलिस की कस्टडी में अगर इन्होंने मारा कुत्ता, क्या बात है, इसका थोड़ा तहकीकात किया जाए। साबिक IAS ऑफिसर ज्ञानीश कुमार ने हिंदुस्तान के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बतौर आज अपना ओहदा संभाला है, जिसके साथ ही ज्ञानीश कुमार ने मुल्क के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ओहदा संभाला। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कल रिटायर हुए और आज उनकी जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार ने ले ली है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी ने फैसला किया, ताहम ये फैसला 2-1 की अक्सरियत से किया गया है क्योंकि राहुल गांधी ने इस अमल से अदमी इत्तेफाक का इजहार किया था। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान।
इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों उन्हें मतदाता ज़रूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। बढ़ते आगे बात जरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की करते हैं, क्योंकि आज से बाज़ाब्ता तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज कराची के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में मुकाबले होंगे, खेले जाएंगे। मैच कराची में आज मेजबान टीम पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा और भारत का मुकाबला यानी कि भारत का पहला मैच कल बांग्लादेश के साथ होगा। ये दुबई में मैच खेला जाएगा। दुनियाई क्रिकेट की 8 सरफहरिस्त टीमों के दरमियान आज से महा मुकाबला शुरू होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर ये मुकाबला हो रहा है और आज से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मुकाबला आज पाकिस्तान यानी कि मेजबान टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। 8 साल बाद इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, इसलिए सभी को बेसब्री से इस टूर्नामेंट शुरू होने का इंतजार है। तकरीबन 2 बजे मैच की शुरुआत होगी और दिलचस्प बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान कर रही है, लेकिन हिंदुस्तानी टीम अपनी तमाम मैच जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल अगर पहुंचती है तो ये हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेलेगी। हिंदुस्तान के अलावा अगर दीगर टीमों की बात करें तो इस टूर्नामेंट में खिताब की दावेदार 2017 की चैंपियन पाकिस्तान टीम भी है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि वो अपने घरेलू हालात का फायदा उठाए और खिताब अपने नाम करे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के ग्रुप में अगर बात करेंगे तो इस ग्रुप में हिंदुस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान को 23 फरवरी को हिंदुस्तान से अपना महा मुकाबला खेलना होगा। बड़ा मुकाबला है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो कि 23 फरवरी को दुबई के अंदर होगा। T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने के साथ ही इस्तीफा लेने वाले रोहित और विराट का ये आखिरी एक रोजा आईसीसी मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तानी टीम के ये दोनों अजीम खिलाड़ी एक तवील अरसे से काफी खराब फार्म से गुजर रहे हैं। आज से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत के साथ ही 2 बजे के करीब मैच शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा, जो बड़ा टाकरा होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन आज एक बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी साहिल केरनी। साहिल केरनी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में। आज बाज़ाब्ता तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है और आज के मुकाबले की अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इस टूर्नामेंट को आप कहां पे देखते हैं? पाकिस्तान जिसने हाल ही में न्यूजीलैंड से हारा, फाइनल भी हारा है, और इससे पहले एक मैच जो इस तिकोनी जो सीरीज चल रही थी उसमें एक मैच हारा, फाइनल भी हारा। लेकिन एक जो फायदा पाकिस्तान को है, जो माना जाता है, जो क्रिकेट शायकीन है, क्रिकेट माहिरीन है, उनका मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो होम कंडीशंस है उसका लाभ पाकिस्तान को शायद मिल सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से कभी भी हार को हार नहीं समझना चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने ये ट्रायंगुलर सीरीज खेली, जो जिक्र आपने किया, बहुत बेहतरीन तरीके से खेली है उन्होंने। और रिजवान का फॉर्म में आना वापस तो बहुत बेहतर चीज़, उनके साथ आगा सलमान उन्होंने साथ दिया था, वो बहुत बेहतर था। मतलब टीम कम्बिनेशन अगर बात की जाए तो काफ़ी बेहतर है, पर सैम अयूब इस टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड हैं। वो एक नुकसान पाकिस्तान के लिए है। और होम कंडीशंस जहाँ तक रहती है वो बड़ी फेवरेबल रहती हैं पाकिस्तान के लिए हमेशा। और यहाँ पे जो अगर इस मैच की खासतौर पर बात करें जो कि आज होने वाला है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड, जो कि 2:30 बजे शुरू होगा,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, उसमें अहम बात यह है कि इसमें जनवरी 2023 के बाद 8 मैच खेले गए हैं और 4 पहली बैटिंग ने जीते हैं और 4 बॉलिंग ने जीते हैं, मतलब कि दोनों बराबरी पे हैं। तो ये है कि ये हाई स्कोरिंग गेम रहेगा, लो स्कोरिंग गेम में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोनों टीम जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए अग्रसर रहेंगी। और पाकिस्तान जिस तरह से 8 साल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पिछला चैंपियन भी पाकिस्तान था, तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ उतरे, क्योंकि जो उनकी प्लेइंग 11 है उसमें कुछ कमियां कहीं ना कहीं पे हैं, क्योंकि इनको ओपनिंग के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाबर आजम को शायद ये वन डाउन लेके आएंगे, ओपन शायद साउथ मुश्किल से करवाएं। अगर बाबर आजम से करवाते हैं तो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है, पर ट्राई बहुत किया, पर वो जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए, जो हमने हाल की सीरीज में देखा। वहीं रिजवान जो है वो मिडिल ऑर्डर में करके संभालते हैं पारी को, और वो ने संभाला भी। 350 प्लस का टारगेट जो चेज किया पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो एक बेहतर चीज थी कि चेजिंग में पाकिस्तान ने अपना बेहतर परफॉर्मेंस अगर दिया हम भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की बात करेंगे जो कि 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा, दुबई में भी पाकिस्तान को जो कंडीशंस हैं दुबई जो पिच की, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने काफी सारे मैचेस वहां पर खेले हैं, लेकिन जो इस मुकाबले का दबाव है वो दोनों टीमों पर क्या होगा या कि सिर्फ पाकिस्तान पर होगा? क्योंकि जितने भी हमने देखे हैं कि बड़े इवेंट्स में भारत और पाकिस्तान जब मैच खेलते हैं तो पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव रहता है और हार भी होती हैं बड़े इवेंट्स के अंदर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब मुकाबले होते हैं। देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो एक प्रेशर गेम हो जाता है, और जब बड़ा टूर्नामेंट है तो बड़े टूर्नामेंट्स में आमने सामने होते हैं, बायलैटरल सीरीज तो इनकी होती नहीं है, और तब प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर होता है, बराबर का प्रेशर होता है, महामुकाबला से कहा जाता है, और पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर होती है। भारत पाकिस्तान को छोड़ के दुनिया की नजरें इस मैच के ऊपर खासतौर पर टिकी रहती हैं। और जहां तक कंडीशंस की बात है भारत पाकिस्तान की मैच की, दुबई में कंडीशंस बिल्कुल अलग होंगी। वहां पे हाल ही में शारजा लीग चल रही थी और उसकी वजह से वहां पर पिच की कंडीशन कुछ खास बेहतर होने वाली नहीं है, और वो स्लो पिचेस गिनी जाती हैं, तो वहां पर हाई स्कोरिंग गेम नहीं दिखेगी। और जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, बेशक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त नहीं दी है, T20 में शिकस्त दी है, पर उन सब के बीच में जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये 5 मुकाबले दोनों टीम के साथ हुए हैं, जिसमें 3 बार पाकिस्तान जीता है और 2 बार इंडिया जीता है, और फाइनल्स भी पिछला जो था वो इंडिया को हराया था पाकिस्तान ने, और बेहतरीन परफॉर्मेंस। वो भी सिर्फ एक चीज मैं उसका जिक्र करूंगा, फखर जमान 3 रन पर आउट हो चुके थे उस मैच में भी, फाइनल में, और बुमराह की वो ओवर स्टेपिंग नो बॉल इंडिया को मैच हरवा गई थी, क्योंकि सेंचुरी जो थी उसके बाद फखर जमान की थी, और इस बार टिकी होंगी नजरें फखर जमान के ऊपर, क्योंकि फखर जमान का फॉर्म में वापस आना पाकिस्तान के लिए एक बेहतर पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल करनी तफसीलात फराम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज चैंपियंस ट्रॉफी का बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के अंदर इसकी शुरुआत होगी, और आज इसका आगाज कराची के स्टेडियम में आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। तो फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन हिंदी बुलेटिन होगा रूपाली शर्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।